Good morning students and my dear friends. Today is 26th of September 2023 Tuesday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमी और फाइनेंस रिलेटेड अदर अपडेट्स के लिए आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। Thought of the day is you can't have better tomorrow if you are still thinking about yesterday। आज के मिंट पेपर की ये 7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की 13 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 11 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, सैमसंग जॉइंस इंडिया लैपटॉप मेकिंग पुश। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को और लैपटॉप और आईटी हार्डवेयर की मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए रिसेंटली गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिसीजन लिए हैं और हमने डिस्कस भी किए हैं कई सारे डिसीजन, जिसमें पीएलआई स्कीम भी है। इसके अलावा जिस तरीके से गवर्नमेंट ने नई इंपोर्ट लाइसेंसिंग पॉलिसी लाई है वो भी एक इनिशिएटिव है और उन सारे इनिशिएटिव्स का सीधा पर्पस ये है कि इंडिया में लैपटॉप्स मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जा सके और इंडिया ग्लोबल लेवल पर एक एक्सपोर्ट हब के फॉर्म में इमर्ज हो रादर देन बीइंग अ इंपोर्टर कंट्री। सो उसी कंटेक्स्ट में ये न्यूज़ है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक इज ऑल्सो प्लानिंग टू स्टार्ट मेकिंग लैपटॉप्स इन इंडिया एज पर द पीपल अवेयर अबाउट दिस मैटर। और ऐसा कहा जा रहा है कि नेक्स्ट मंथ से ही ये जो मैन्युफैक्चरिंग है इस पर काम होना शुरू हो जाएगा। एंड डेफिनेटली अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता है या ये एग्जीक्यूशन लेवल पर सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअल में शुरू कर पाता तो डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी बिग इम्पेटस और बूस्ट फॉर द गवर्नमेंट पुश फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन थ्रू मिक्स ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, टैक्स ब्रैकेट्स एंड इम्पोर्ट कर्व्स। तो रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने डिसीजंस लिए हैं टैक्स ब्रेक्स देने का, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने का, इम्पोर्ट कर्व जो गवर्नमेंट ने लगाया है उस सबका जो मेटेरियलाइजेशन है, जो बेनिफिट्स है वो रियलाइज होना शुरू हो जाएगा। तो कंपनी की जो ग्रेटर नोएडा में फैक्ट्री है जो फिलहाल के लिए मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन करती है उसकी कैपेसिटी एक्सपेंड करी जा रही है, जिससे कि जो नए लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग है वो प्रोड्यूस किए जा चुके और प्रोड्यूस किए जा सके विद द एनुअल कैपेसिटी ऑफ 60K to 70K यूनिट्स इनिशियली। तो 60,000 से 70,000 यूनिट्स जो हैं वो पर एनम प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी जो है वो एक्सपेंड करी जा रही है ग्रेटर नोएडा की फैक्ट्री की। And as of now, this Noida plant is one of the largest mobile phone manufacturing facility। और कुछ एडिशनल लाइन और कुछ कैपेसिटी इन्हांसमेंट से ही यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जा सकती है लैपटॉप की। एंड दैट इज़ वाई सैमसंग इज टारगेटिंग द नोएडा प्लांट। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस स्पीड से काम चल रहा है कि प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ से जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट हो सकता है। हालांकि कैपेसिटी इनिशियली लिमिटेड होगी, लेटर ऑन इसको 60,000 से 70,000 यूनिट तक एक्सटेंड किया जा सकेगा। और इस इनिशिएटिव के बाद जो साउथ कोरिया की जो एक कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक, ये इंडिया की फर्स्ट फॉरेन हार्डवेयर मेकर कंपनी बन जाएगी विदाउट अ लोकल लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के जो रिसेंट मेजर्स हैं जहाँ पर गवर्नमेंट ने लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट्स, पर्सनल कंप्यूटर, सर्वर, अल्ट्रा स्मार्टफॉर्म, फैक्टर डिवाइसेस, इन सब के जो इम्पोर्ट पर जो कर्व लगाया है, इस कर्व को इम्प्लीमेंट करने में, इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने में और उसके बेनिफिट को रियलाइज करने में गवर्नमेंट को हेल्प मिलेगा। और इस 100 से 200 करोड़ का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो देखने को मिलेगा। डेफिनेटली इट विल लीड्स टू मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सेल्फ रिलायंस इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। सो दिस इज ऑल अबाउट सैमसंग लोकल प्रोडक्शन प्लान। हालांकि जो अदर कंपनीज़ हैं उनके कंपैरिजन में भी सैमसंग का प्लान जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इट इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट। प्रोबेबली इंडिया में आगे आने वाले टाइम में हमें लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग सिग्निफिकेंट फॉर्म में इंक्रीज होती हुई दिखेगी। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। टॉप पैनल्स टू वे स्पेशल रिजीम फॉर बिग स्टार्टअप्स। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज के स्टार्टअप्स हैं, जिनको सीधे बोलें जो लार्ज अनलिस्टेड कंपनीज हैं, उनके लिए गवर्नमेंट स्पेशल रेगुलेटरी रिजीम या स्पेशल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाने जा रही है और उसके लिए गवर्नमेंट ने टॉप एडवाइजरी पैनल से रिक्वेस्ट करी है कि वो इस पर्टिकुलर एरिया में अपनी रिकमेंडेशन दे, अपनी स्टडी और अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके। एंड द आइडिया इज टू इंश्योर closer oversight of the business that have grown in size but enjoy a lighter regulatory regime। तो सीधा पर्पस क्या है? सीधा पर्पस ये है कि ये कंपनीज होती तो बड़ी हैं, दे आर द बिग स्टार्टअप्स,
in terms of asset, in terms of revenue, in terms of turnover, in terms of इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, बट इनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो स्टार्टअप्स के मिलते हैं। जनरली स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो लेस कंप्लाइंसेस का रजीम रखती है कि उन पर जो कंप्लाइंसेस बर्डन हो स्टार्टअप्स पर वो बहुत ज़्यादा ना हो, जिससे कि वो प्रेसिपिटेट हो सके, इंक्यूबेट हो सके और एक वायबल फाइनेंशियल वेंचर में कन्वर्ट हो सके। और जब वो स्टार्टअप्स एक वायबल फाइनेंशियल वेंचर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उन पर वही सेम रूल्स और रेगुलेशंस लगने लगते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज पर लगते हैं। तो इसी डिस्क्रिपेंसी को रिमूव करने के लिए कि कंपनी तो बड़ी है in terms of asset size, in terms of revenue, in terms of turnover, in terms of production capacity, लेकिन वो benefits जो enjoy कर रही हैं वो startups का enjoy कर रही हैं। And for that discriminatory regulation, now government is actually requesting the top advisory panel to look into these big startups और अनलिस्टेड कंपनीज, जहाँ पर गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये जो इनके लिए एक अलग तरह का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए, ना कि इन पर जो बिग कंपनी का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ना वो एप्लीकेबल हो, और ना ही जो एमएसएमईज और जो स्टार्टअप्स के लिए जो रेगुलेशन होता है, लाइटर रेगुलेशन या लेस कंप्लायंसेस वाला रेगुलेशन, ना कि वो एप्लीकेबल हो। इनके लिए कुछ स्पेशल अलग तरह का एक स्पेशल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया जाए और इसके लिए एडवाइजरी पैनल को बोला है। क्योंकि जनरली ये जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स होते हैं, बिग स्टार्टअप्स होते हैं, दे आर एक्चुअली क्लासिफाइड एज अनलिस्टेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। तो जो कंपनी लॉ कमेटी है जिसमें कई सारे एक्सपर्ट्स हैं, मिस्टर उदय कोटक, मिस्टर शार्दुल, मिस्टर टी.के. विश्वनाथन, दे विल एडवाइज द गवर्नमेंट और द कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री ऑन दिस लेजिस्लेटिव मैटर्स। और गवर्नमेंट ने जो इनका टाइम पीरियड है वो भी एक्सटेंड कर दिया है सितंबर 2024 तक। तो अब जो ये पैनल जो अथॉरिटीज़ हैं ये बेसिकली कई सारे रेगुलेशंस को, स्पेशली बाई एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और जो अदर एरियाज़ हैं कंपनीज एक्ट में, उन सब को एनालाइज करेगी फॉर दीज बिग स्टार्टअप। और सिंपली आइडिया यही है कि जो बड़ी बड़ी स्टार्टअप्स कंपनीज हैं, जैसे कि हम बात करें बायजूस, which are actually unlisted and therefore governed by lighter regulatory framework, जो कि छोटे छोटे स्टार्टअप्स और एमएसएमईज के लिए होता है। जबकि हम देखें तो बायजूस जो है वो बड़ी एक सिग्निफिकेंट वैल्यूएशन की कंपनी है। तो फिलहाल के लिए जो ये कंपनी लॉ कमेटी है ये सारे मैटर पर अपनी स्टडी करेगी और गवर्नमेंट को प्रपोजल देगी कि किस तरीके से एक स्पेशल रेगुलेटरी और टेलर्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो तैयार किया जा सके लार्ज अनलिस्टेड कंपनीज के लिए, जिससे कि उनको भी रेगुलेट प्रॉपरली, एप्टली उनको रेगुलेट किया जा सके। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। न्यू एयर इंडिया बाय 2025 एंड CEO कैम्पबेल विल्सन। तो एयर इंडिया अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए मार्केट में, एविएशन सेक्टर में दोबारा से कई सारे प्लान कंसोलिडेशन, रीस्ट्रक्चरिंग के जो प्रोसेस है उसमें जा रही है। और फिलहाल के लिए जो टारगेट है, जो एम रखा है एयर इंडिया ने, दैट इज टू एस्टैब्लिश अ लो कॉस्ट स्ट्रॉन्ग होल्डिंग इन लोकल रूट्स एंड अलॉन्ग साइड द ब्रॉडर गोल्स ऑफ रिजिविनेटिंग द टाटा ग्रुप ओन एयरलाइंस। तो कई सारे जो प्लान्स हैं वो एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं फेस वाइज मैनर में, और ऐसा कहा जा रहा है और ऐसा कहा गया है CEO के थ्रू कि 25 तक जो एयरलाइन है वो एक नए फॉर्म में इमर्ज होगी। जितनी भी जो रीस्ट्रक्चरिंग, री इंजीनियरिंग की और जितनी भी प्रोसेस हो रही है रिफॉर्म्स की, वो सारी कंप्लीट हो जाएंगी 2025 तक। और उसके बाद टाटा जो है वो टाटा की जो एयरलाइन है, जो एयर इंडिया है, वो एक नई कंपनी के फॉर्म में इमर्ज होगी जो अपने आप को मार्केट में स्ट्रांगली स्टैब्लिश करेगी। तो एक इंटरव्यू है, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। नीड टू अवॉइड डोमिनेंस ऑफ 1-2 डायरेक्टर्स ऑन बोर्ड द। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल के साथ हम 2 न्यूज़ और कवर करेंगे जो कि RBI और बैंकिंग सिस्टम से और बैंकिंग इंडस्ट्री से ही रिलेटेड है। देख लेते हैं पहली न्यूज़ क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है मिस्टर शक्तिकांत दास, उन्होंने एम्फेसाइज किया है कि बैंक की फंक्शनिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि 1 या 2 डायरेक्टर्स जो होते हैं बोर्ड में उनका डोमिनेंस ज़्यादा होता है, जबकि जो अदर डायरेक्टर्स होते हैं वो उनका उतना सही नहीं होता, या उनका उतना पावर नहीं होता, या वो अपनी अथॉरिटी को उतना एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो इसी को लेकर के RBI के जो गवर्नर हैं उन्होंने बैंक्स को डायरेक्शन दिए हैं कि इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं जहाँ पर 1 या 2 डायरेक्टर्स का डोमिनेंस होता है इंटायर बोर्ड फंक्शनिंग पर, इस पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस को बैंक्स को अवॉइड करना चाहिए। सो बैंक्स आर नीडेड टू अवॉइड द excessive dominance of 1 or 2 director in the functioning of bank board।
और ये कैसे इंश्योर होगा? डेफिनेटली उन्होंने इसके मेजर्स भी बताए कि जो बोर्ड है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनके बीच में फ्रैंक और ओपन डिस्कशन होना चाहिए, प्रोएक्टिव मेजर लेना चाहिए बैंक्स को किसी भी इशू पर, किसी भी इंपॉर्टेंट इशू पर। अगर बोर्ड्स में अगर इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है तो हर एक बोर्ड का, चाहे वो इंडिपेंडेंट मेंबर हो, चाहे वो डिपेंडेंट मेंबर हो, चाहे वो फीमेल डायरेक्टर हो, सबका इक्वल से होना चाहिए और ओपन और फ्रैंक डिस्कशन प्रमोट करना चाहिए चेयरमैन को। और अगर किसी भी ऐसे एरिया में किसी भी डायरेक्टर को लगता है कि ये जो फंक्शनिंग है या ये जो मेजर है या जो डिसीजन लिया गया है दैट इज़ नॉट एप्ट, तो उसके पास प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए, उसके पास प्रॉपर पावर होनी चाहिए कि वो ये पूछ सके कि वाई दिस पर्टिकुलर डिसीजन हैज़ बीन टेकन। तो जो इवेंट था, बेसिकली ये जो डायरेक्शन दिया है आरबीआई ने, ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, यूसीबीज के जो डायरेक्टर्स हैं उनकी जो बोर्ड फंक्शनिंग है उसको लेकर के दिया है। बट एट द सेम टाइम हमारे जो आरबीआई गवर्नर है उन्होंने बोला है कि इस तरह की प्रैक्टिसेस सिर्फ हमें यूसीबीज या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में ही देखने को नहीं मिलती, बड़े बड़े जो कमर्शियल बैंक्स हैं वहाँ पर भी इस तरह की प्रैक्टिसेस देखने को मिलती हैं कि बोर्ड में एक और दो जो डायरेक्टर्स होते हैं उनका डोमिनेंस ज़्यादा होता है। और अगर बैंक्स इस तरह की प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो डेफिनेटली बैंक्स को इस तरह की माल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट जो है वो अपने सिस्टम को रिवैम्प करना चाहिए। इसके अलावा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में कई सारी फंक्शनिंग को लेकर के, बैंकिंग फंक्शंस को लेकर के, रिस्क मैनेजमेंट को लेकर के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर के कई सारे अपने डायरेक्शंस और अपने सजेशंस दिए हैं हमारे जो आरबीआई के गवर्नर हैं उन्होंने। और कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि जो प्रॉपर गवर्नेंस सिस्टम है, जो रोबस्ट गवर्नेंस है, वो रिक्वायर है बैंक्स की हेल्दी फंक्शनिंग के लिए। और प्रॉपर गवर्नेंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग बोर्ड होना, बैंक बोर्ड होना ज़रूरी है, जहाँ पर हर एक मेंबर का इक्वल से हो, उसको प्रॉपर राइट हो अपनी बात रखने का। तो इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए 3 पिलर्स जो हैं, जो हमारे आरबीआई के गवर्नर ने बताए, वो हैं कंप्लायंसेस कल्चर, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल ऑडिटिंग। अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सब्जेक्टिव आंसर के लिए ये पर्टिकुलर न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 पिलर्स हैं गवर्नेंस के, किस इफेक्टिव गवर्नेंस के, compliances culture, risk management and internal auditing, especially for the context of बैंक। तो बैंक जितने भी बैंक्स हैं, चाहे वो यूसीबीज हो चाहे वो बड़े कमर्शियल बैंक्स हो, they need to be vigilant, they need to be critical, they need to be self-regulatory in case of these 3 pillars। अब इसी के साथ 2 और न्यूज़ हैं जो कि आरबीआई से ही रिलेटेड है, देख लेते हैं न्यूज़ का। बैंक्स मस्ट नॉट क्लासिफाइज क्लाइंट कंप्लेंट एज क्वेरी सेज आरबीआई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स को डायरेक्शन दिए हैं, जनरली जब कोई भी कस्टमर किसी भी बैंक के अगेंस्ट कंप्लेन करता है उनके पोर्टल पर, तो बैंक्स उसको क्वेरीज के फॉर्म में क्लासीफाई करते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीधे बोल दिया है, यू डू नॉट क्लासीफाई कस्टमर कंप्लेंट्स एज क्वेरीज, क्योंकि इस तरह के क्लासिफिकेशन से क्या होता है कि जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, जो माल प्रैक्टिसेस हैं जो बैंक्स में प्रेवलेंट है, वो हाइड हो जाती हैं क्वेरीज के फॉर्म में। यू क्लासीफाइड ऑल दोज कंप्लेंट एज क्वेरीज, जबकि वो एक्चुअली कंप्लेन होती हैं, क्वेरीज नहीं होती हैं। तो बैंक्स को ये डायरेक्शन देंगे कि इस तरह की प्रैक्टिसेस जो है दैट एक्चुअली क्रिएट द फॉल्स सेंस ऑफ कॉम्प्लेंसी। और लगता है बैंक में सब कुछ सही है, एवरी प्रैक्टिस इज गुड, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द बैंक, जो भी गलती है वो कस्टमर की है। तो इसीलिए बैंक क्लियरली आरबीआई ने बोला है कि जितनी भी कस्टमर की कंप्लेन है उसको आप क्वेरी में क्लासीफाई नहीं करेंगे, दैट शुड बी क्लासीफाइड एज कंप्लेन ओनली। जिससे कि बैंक्स में अगर ऐसी कोई माल प्रैक्टिसेस हैं जो कि चल रही हैं, जो कस्टमर को प्रॉब्लम कर रही हैं, कस्टमर के लिए हर्डल्स हैं, उन सारी प्रैक्टिसेस को ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सके और उनको रिमूव करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए टाइमली इफेक्टिव मेजर्स लिए जा सकें। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। आरबीआई इंपोजेस फाइन ऑन एसबीआई, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मंडे को मॉनेटरी पेनाल्टी जो है वो इंपोज करी है एसबीआई पर, पंजाब एंड सिंध बैंक पर और इंडियन बैंक पर। अब किस लिए करी है? तो रीज़न इसका यह है कि ऐसा कहा जा रहा है कि इन तीनों बैंक्स ने कुछ नॉन कंप्लायंसेस किए हैं सर्टन रेगुलेशन। कुछ रेगुलेशंस ऐसे हैं जिसमें कंप्लायंसेस करना चाहिए था, उस पर कंप्लायंसेस नहीं किया है, और उसी नॉन कंप्लायंसेस की वजह से इन तीनों बैंक्स पर एक अच्छा खासा पेनल्टी लगी है। एसबीआई पर 1.3 करोड़ की ड्यू टू नॉन कंप्लायंसेस टू डायरेक्शंस ऑफ लोन एंड एडवांसेस, स्टैट्यूटरी एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस।
इंडियन बैंक पर अप्रॉक्सीमेटली 1.6 करोड़ का फाइन लगा है, डेफिनेटली फॉर नॉन कंप्लायंसेस ऑफ लोन एंड एडवांसेस स्टैट्यूटरी एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस। और यही सेम अमाउंट का अप्रॉक्सीमेटली फाइन जो है पंजाब एंड सिंध बैंक पर लगा। सीधा रीज़न ये है कि जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस हैं लोन और एडवांसेस से रिलेटेड, उसमें कुछ डिस्क्लोजर या कुछ क्लासिफिकेशन को लेकर के इन्होंने नॉन कंप्लायंसेस किया है या आरबीआई के डायरेक्शंस को नहीं फॉलो किया, जिसकी वजह से अब इनको फाइन देना पड़ेगा। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। एफपीआई इनफ्लोज इनटू डेट मार्केट डाउन टू ट्रिकल इन सितंबर। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं उनका नेट इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक डेट मार्केट में जो है इस मंथ थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, और उसका जो रीजन है दैट इज राइज इन यूएस ट्रेजरी यील्ड। जो यूएस बॉन्ड्स हैं उनकी यील्ड में इंक्रीज होने की वजह से एंड नैरोइंग ऑफ द स्प्रेड बिटवीन द इंडियन गवर्नमेंट पेपर्स। तो इन दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की वजह से इंडिया में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो डिक्लाइन किया है, वो डाउनग्रेड किया है। अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ क्वांटम, तो एफपीआई इनफ्लोज इन डेट मार्केट स्टूड एट 125 करोड़ एज ऑफ सितंबर 24। तो सितंबर 24 यानी 24 सितंबर तक अप्रॉक्सीमेटली 125 करोड़ का एफपीआई हमें डेट मार्केट में देखने को मिल रहा है, जो कि अगस्त में अप्रॉक्सीमेटली 7,645 करोड़ का था। और अगर हम मार्च से डेटा देखें तो सिंस मार्च जो मंथली फ्लो है वो पॉजिटिव ही रहा है। हालांकि मार्च के ड्यूरेशन में थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला था, और उसका भी रीज़न ये था कि जो ग्लोबल यील्ड थी वो इंक्रीज कर रही थी, जिसकी वजह से इंडियन डेट मार्केट में जो ट्रेडिंग है थोड़ा सा लेस लुक्रेटिव या लेस अट्रैक्टिव थी, और जिसकी वजह से उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें एफपीआई इन्वेस्टमेंट, जो एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, उस पर देखने को मिला था। इसके अलावा जो इंडियन मार्केट से जो यील्ड ऑफर होती है, हम या सीधे सीधे बोले इंडियन मार्केट से जो रिटर्न ऑफर होता है और जो ग्लोबल रिटर्न है उसके बीच में जो स्प्रेड है वो नैरो डाउन हो रहा था। तो डेफिनेटली जो इन्वेस्टर्स है दे वर नॉट हैविंग एनी इंसेंटिव्स फॉर इन्वेस्टिंग इनटू इमर्जिंग मार्केट। जब उन्हें सेम रिटर्न अगर उन्हें डेवलप इकोनॉमी या अदर इकोनॉमीज में मिल रहा है देन व्हाई इन्वेस्टर्स विल इन्वेस्ट इनटू इमर्जिंग मार्केट, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है स्पेशली डेट, दैट इज़ वेरी रिस्की। और इस रिस्की इन्वेस्टमेंट में क्यों फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि रिटर्न ज़्यादा होते हैं। अगर दोनों ही फील्ड में अगर यूएस जैसी इकोनॉमी और इंडियन जैसी इकोनॉमी में रिटर्न अगर बराबर है तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स विल प्रेफर द सेफ मार्केट, और वो यूएसए में इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से इंडिया में इन्वेस्टमेंट कम होता हुआ हमें दिख रहा है इन रीसेंट मंथ। और जो कहा जा रहा था कि बॉन्ड इंक्लूजन जो होने वाला है इंडेक्स में उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ेगा, लेकिन फिलहाल वो अभी उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी दूर है, तो बहुत जल्दी से बहुत इमीडिएटली हम उस बॉन्ड इंक्लूजन का हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट एफपीआई पर देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा ओवरऑल कंक्लूजन है इस न्यूज़ का। सो दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टर्स रिट्रीट, एफपीआई नेट इन्वेस्टमेंट इन डेट मार्केट। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। दो ग्राफ दिए हुए हैं, एक एनएसडीएल का और सेबी का है, और एक कंपाइल्ड बाय बीएस रिसर्च ब्यूरो। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। स्टिफर रेगुलेशंस फॉर लार्ज अनलिस्टेड फर्म्स इन द वर्क दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन मिंट। जहां पर जो लार्ज अनलिस्टेड कंपनीज हैं उनके लिए जो टाइट रेगुलेशंस लाया जा रहा है उनकी बात कही गई है। हालांकि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। जो टॉप अनलिस्टेड फर्म इंडिया में ऑपरेट कर रही है उनके नाम दिए गए हैं, टॉप 5 कौन कौन सी, नायरा, सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स, AMNS इंडिया, फ्लिपकार्ट और एसेंचर सॉल्यूशंस। तो गवर्नमेंट ने सीधा बोल दिया कि अब आपको कोई ऐसा लाइट टच नहीं मिलेगा, यू हैव टू कंप्लाई विद द स्पेशल रेगुलेटरी नॉर्म। और बहुत जल्दी लार्ज अनलिस्टेड फर्म्स के लिए या बिग स्टार्टअप्स के लिए स्पेशल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमें देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। हायर ऑयल प्राइसेस स्वीटन इंडियन INC प्रॉफिट मार्जिन। हमने ये न्यूज़ कल भी डिस्कस करी थी। इस न्यूज़ का थोड़ा सा पार्ट अगर अब देखें तो कल की न्यूज़ से ही रिलेटेड है। जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो सर्ज कर रहे हैं उसकी वजह से जो इंडियन कंपनीज अभी पिछले पास्ट फ्यू क्वार्टर्स में जो प्रॉफिट अर्न कर रही थी, अभी फिलहाल के लिए उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो रिड्यूस होगा। क्यों रिड्यूस होगा? क्योंकि ग्लोबल मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली जो इंडियन रिफाइनरीज हैं, जो इंडियन OMCs हैं, उनको भी कॉस्टली ऑयल मिलेगा, कॉस्टली क्रूड ऑयल मिलेगा। तो जो उनका प्रॉफिट मार्जिन जो भी डिस्काउंटेड ऑयल मिल रहा था उन्हें कई जगह से, हालांकि रशिया ने अभी रिसेंटली सितंबर मंथ के लिए डिस्काउंटेड ऑयल ऑफर किया है, लेकिन सितंबर के बाद ये डिस्काउंट अवेलेबल होगा इंडियन रिफाइनरीज को कि नहीं, ये अदर क्वेश्चन है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें ओपेक नेशन ने जो डिसीजन लिया उसकी वजह से जो मार्केट है उसमें
क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट मार्जिन है कंपनीज का, इंडियन कंपनीज का, वो श्रिंक करेगा. अपार्ट फ्रॉम इट, the consumer demand in the country is also slipping. Major global economies are witnessing the slowdown. इसका इम्पैक्ट जो अदर कंपनीज हैं, अदर इंडियन कंपनीज हैं, उन पर देखने को मिलेगा. क्रूड ऑयल का सीधा इम्पैक्ट ओएमसीज या जो हम बात करते हैं रिफाइनरी, लेकिन जिस तरीके से ग्लोबल रिसेशन आ रही है, एक्सपोर्ट हमारा इम्पैक्ट करेगा. इसके अलावा कई सारे सेक्टर में जो कंज्यूमर डिमांड है वो भी डिग्रेड कर रही है, उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा. तो बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स जो इंडियन कंपनीज हैं उनका प्रॉफिट मार्जिन आगे आने वाले क्वार्टर्स में श्रिंक कर सकता है. ऐसी एनालिसिस करिए. तो इन्फ्लेशन, हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस, in decreasing or slipping consumer demand, recession in major global economies, all these factors are witnessing or indicating that in upcoming time Indian companies in approximately every sector may face the profit margin shrink. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. गवर्नमेंट may shelve self regulation plan if e-games measures dominate SRBs. So government is basically concerned by these major gaming firms if they could end up having the dominant presence in self-regulatory bodies, SRBs, meant for online real gaming or online real money gaming. तो जो ई गेमिंग प्लेटफॉर्म इंडस्ट्री है उसमें गवर्नमेंट ने बोला था कि सेल्फ रेगुलेशन के लिए, आप सेल्फ कंट्रोल के लिए एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ बनाइए, SRBs बनाइए, और उन्हीं के अकॉर्डिंग आप सेल्फ रेगुलेशन करिए. लेकिन अब क्या हो रहा है, एक कुछ तरह की माल प्रैक्टिसेस देखने को मिल रही हैं. जो ई गेमिंग मेजर फॉर्म्स हैं ये एक्चुअली डोमिनेट कर रही हैं सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ को. इसमें इनके कई सारे जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, इनमें कई सारे जो गेमिंग फर्म्स हैं उनके इंडिविजुअल्स अपॉइंटेड हैं, जिसकी वजह से जो ये SRBs हैं ये एक्चुअली इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रही हैं. एंड गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन ऑफ गेम्स विल बी कंसीडर इंस्टेड ऑफ सेल्फ रेगुलेशन. और इसी को लेकर के अब जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो कंसर्न रेज कर रही है. उसका ये कहना है कि जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज हैं दे आर नॉट एक्चुअली इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसमें जो भी मेंबर्स अपॉइंटेड हैं दे आर फ्रॉम मेजर गेमिंग फर्म्स, और वो SRBs के जो डिसीजंस हैं उनको डोमिनेट कर रही. सो गवर्नमेंट में सेल्फ रेगुलेशन प्लान जो गवर्नमेंट ने इनिशियली लाया था कि कंपनीज जो हैं वो IT कंपनीज, गेमिंग प्लेटफॉर्म कंपनीज तो सेल्फ रेगुलेशन करें और उसके लिए वो SRBs बनाएं. लेकिन अब जिस तरीके से SRBs में माल प्रैक्टिसेस यूज़ हो रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है गवर्नमेंट प्रॉबेबली ये सेल्फ रेगुलेशन का प्लान जो है गवर्नमेंट के डंप कर सकती है. और अगर कोई नई रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी जनरेट हो डेफिनेटली नए GST रेजिम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो उसका इम्पैक्ट हमें आगे आने वाली जो ई गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर उनके ऑपरेशंस पर देखने को मिलेगा. आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. सेंटर में लोअर बासमती MEP टाइटन स्टॉक लिमिट ऑन तुअर एंड urad. So center is actually looking to ease some of the curb imposed on basmati rice export in a bid to help farmers. तो farmers को थोड़ा सा हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो फिलहाल के लिए बासमती राइस पर जो एक्सपोर्ट कर्ब लगा था उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर सकती है. हालांकि डोमेस्टिक मार्केट में इन्फ्लेशन को और सप्लाई को इंश्योर करने के लिए, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, प्रॉपर सप्लाई को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने रिसेंटली तुअर, उड़द और बासमती ऐसे जो फूड कमोडिटीज़ हैं उस पर कुछ एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे स्टॉक लिमिट्स को मेंटेन करने के लिए. बट ऐसा कहा जा रहा है कि फार्मर्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर इशू को लेकर के बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है इस गवर्नमेंट के मेजर से. तो प्रोबेबली गवर्नमेंट जो है वो कुछ जो कर्ब हैं बासमती राइस पर जो लगे हैं एक्सपोर्ट पर लेकर के उसको फिलहाल के लिए थोड़ा सा रिड्यूस कर सकती है, रिमूव कर सकती है इन ऑर्डर टू हेल्प द फार्मर. इसके अलावा as per the information on basmati rice, traders said that central government is actually looking to lower the MEP, that is minimum export price, not minimum support price. MEP को reduce करने की बात कर रही है. अब MEP reduce होगा, इसके बाद इससे क्या होगा, जब MEP reduce होगा जो कि अभी 1200 पर टन डॉलर का है, $1200 पर टन का है, उसको रिड्यूस करके गवर्नमेंट 900 या $1000 पर टन कर देगी. उससे क्या होगा कि जो एक्सपोर्ट प्राइस है वो रिड्यूस होगा, जो हमारा बासमती का एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होगा, सस्ता पड़ेगा, तो जो एक्सपोर्ट की क्वांटिटी है वो इंक्रीज होगी, सस्ता मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदेंगे इंडिया से. तो इसीलिए गवर्नमेंट जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो है उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर रही है इन ऑर्डर टू हेल्प द फार्मर. इसके अलावा तुअर और उड़द जैसी जो कमोडिटीज़ हैं उन पर भी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस को लेकर के, स्टॉक लिमिट को लेकर के कुछ रूल्स लाने जाए. तो ओवरऑल फार्मर्स को हेल्प करने का भी गवर्नमेंट को ट्रेड ऑफ करना है मार्केट में, या इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में हम बोल सकते हैं. इन्फ्लेशन या प्राइस को कंट्रोल भी करना है, स्टॉक लिमिट भी मेंटेन करनी है. तो गवर्नमेंट बेसिकली ट्रेड ऑफ कर रही है इन सारे इश्यूज़ के बीच में. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. कॉर्पोरेट एनपीस
NPS subscriber at 12-month high in July, NSO. तो न्यू कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर्स, नंबर ऑफ न्यू कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर रजिस्टरिंग फॉर नेशनल पेंशन स्कीम, जिसको हम NPS के नाम से जानते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं कि ये NPS कब इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। हालांकि इसको लेकर कई जगहों पर, कई स्टेट्स में अपने इश्यूज़ है कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए कई सारे हमें स्टेट्स में स्ट्राइक्स भी देखने को मिली, लेकिन ये डेटा फिलहाल के लिए जो रजिस्ट्रेशन है उसका है। तो एज पर द रीसेंट डेटा इन द मंथ ऑफ जुलाई, जो न्यू सब्सक्राइबर हैं, जो न्यू कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन है NPS का, वो जुलाई के मंथ में सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया है जून के कंपैरिजन। जून में ये डेटा अप्रॉक्सीमेटली 14,395 सब्सक्राइबर थे NPS के। जुलाई में ये इंक्रीज होकर के 29,333 पहुंच गया। जस्ट डबल का इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है नए सब्सक्राइबर्स में, अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज बाई NSO, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो अप्रॉक्सीमेटली 76,000 जो फ्रेश सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने NPS ज्वाइन किया है फ्रॉम डिफरेंट स्टेट एंड कॉर्पोरेट कंपोनेंट्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। और अगर हम कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर्स की बात करें तो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए तो NPS ज्वाइन करना मैंडेटरी होता है, लेकिन जो कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए ये वॉलेंट्री है, वेदर दे वांट टू ज्वाइन NPS और नॉट, और मेनली द एम्प्लॉयज़ ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट पब्लिक अंडरटेकिंग्स अलॉन्ग विद द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। तो कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर आर मेजरली वॉलेंट्री सब्सक्राइबर्स, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर अगर NPS में ज्वाइन हो तो डेफिनेटली इसका सीधा मतलब है कि NPS की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है एज पर NSO डेटा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। S&P रिटेन इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 24 ग्रोथ फोरकास्ट। तो S&P स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड एंड पुअर। स्टैंडर्ड एंड पुअर ने अपना जो लेटेस्ट क्वार्टरली इकोनॉमिक अपडेट दिया है फॉर एशिया पैसिफिक रीजन, मंडे को ये अपडेट पब्लिश हुआ है, और इस अपडेट के अकॉर्डिंग S&P ने इंडिया के जो फाइनेंशियल ईयर 24 का जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको अनचेंज रखा है। हालांकि रिसेंटली हमें कुछ डाउनग्रेड देखने को मिला था बाय सर्टन एजेंसीज, लेकिन फिलहाल के लिए S&P ने कोई चेंज नहीं किया है, ना ही डाउनग्रेड किया है ना ही अपग्रेड किया है। जो 6% पहले फोरकास्ट किया था इंडिया के GDP के लिए, वही फोरकास्ट अभी भी है। और इंक्रीज ना करने का रीजन जो S&P ने दिया, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्लोइंग वर्ल्ड इकोनॉमी, डिलेड इफेक्ट ऑफ रेट हाइक एंड राइजिंग रिस्क ऑफ सब नॉर्मल मानसून। तो मानसून की वजह से, रिसेशनरी कंडीशंस की वजह से, डिलेड इफेक्ट ऑफ रेट हाइक, इन सारे फैक्टर्स को कैलकुलेट करते हुए, इनके इम्पैक्ट को कैलकुलेट करते हुए फिलहाल के लिए S&P ने इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट है फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए वो 6 ही रखी है, इसको अपग्रेड या इसको इंक्रीज नहीं किया। हालांकि S&P ने कहीं ना कहीं ये भी कहा है कि जून क्वार्टर में हमें इंडिया में की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनमें एक्सपेंशन देखने को मिला, लेकिन मानसून का इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट होगा इंडिया की GDP पर। जिस तरीके से अब नॉर्मल मानसून देखने को मिला बिकॉज ऑफ द एल नीनो इम्पैक्ट, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है इंडिया की इकोनॉमी पर विजिबल होगा अपकमिंग क्वार्टर्स में। सो दिस इज द आउटलुक बाय अदर एजेंसीज ADB, OECD, S&P एंड इंडिया रेटिंग। अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें तो 6 से लेकर के 6.4 तक का प्रोजेक्शन रेंज है, यानी 6.4 तक की रेंज जो है वो अप्रॉक्सीमेटली सारी एजेंसीज ने दी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि RBI का कितना प्रोजेक्शन है, RBI ने फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए क्या ग्रोथ फोरकास्ट किया है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस